ओके, अब हमारे पास थर्ड रूलर आते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जो बहुत स्टेबल रूलर है। ठीक है, ये इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुगल रूल को बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड की। ऑल्सो इनकी पॉलिसीज कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी थी, कुछ प्रॉब्लमेटिक थी, बट इन्होंने एक्सपेंशन की मुस्लिम रूल की। ठीक है, अब इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, द अकबर द ग्रेट। अच्छा, ये 1542 में पैदा हुए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने जो जिजिया टैक्स वगैरह था, जो पिलग्रिमेज टैक्स वगैरह था, वो हिंदू से रिमूव कर दिया था, ताकि वो हिंदू, इन्होंने फिर बहुत सारी मैरिजेस जो की थी वो हिंदू फैमिली में से की, जिसमें मोस्ट फेमस है जोधा अकबर, जिसका आपने ड्रामा भी देखा होगा, इंडियन ने ड्रामा बनाया था, वो है। ठीक है, बेसिकली ये हिंदुओं को भी अपने साथ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, ताकि उनकी भी सपोर्ट, इन्होंने बहुत ज्यादा हिंदू नोबेल्स जो है वो अपॉइंट किए थे, ठीक है, अपने दरबार के अंदर। ठीक है, इनका जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो इन्होंने दीन इलाही इंट्रोड्यूस करा, यानी इन्होंने जितने भी रिलीजन से, चाहे हिंदुइज्म था, सिखिज्म था, मुस्लिम थे, और बाकी जितने रिलीजन थे, उनको एक ही फॉर्म में मर्ज करने की कोशिश की। लाइक इन्होंने कहा कि जो मुसलमानों का अल्लाह है, हिंदुओं का भगवान है, जो जीसस वालों का, क्रिश्चियंस का जीसस है, और जिस जिस रिलीजन में जो गॉड्स है वो सारे एक है। ठीक है, फिर इनके खिलाफ रिवॉल्ट की थी, हमारे आगे वो मुस्लिम रिफॉर्मर्स आते हैं, उन उनमें से एक ने रिवॉल्ट की थी, शेख अहमद सिरिंदी ने, कि नहीं ये चीज गलत है, अल्लाह ताला की जात सेपरेट है इन सब चीजों से। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर थे मुगल एम्पायर के। ठीक है, आप इनकी डेट ऑफ से देख सकते हैं कि इन्होंने सब ज्यादा सर्व किया, और इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की मुस्लिम मुल्क की। देन हमारे पास आते हैं नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जो बेसिकली अनारकली के नाम से मशहूर है। ये मोहब्बत के बहुत अच्छे थे, बहुत तेज थे, और दीदावर दिलदार इंसान थे। ये शेखू भी कहा जाता है, सलीम भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बेसिकली सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलाउ किया था। इसके बाद इनकी शादी के बारे में बहुत सारी बातें, मोहब्बत के वो थे तो इनकी शादियां बहुत चर्चा में रही हैं। इसमें इन्होंने ये है कि इन्होंने शादी की थी नूर जहां से, जिनका ओरिजिनल नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, उसके बाद हिरन मीनार इन्होंने एक बनवाया था, जो शेखुपुरा में था। ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने हिरन मीनार बनाया था, शेखुपुरा में, जो पाकिस्तान का करंट शेखुपुरा उसके अंदर है। देन हमारे पास आते हैं फिफ्थ वन, शाहजहां। ठीक है, अब इनका बेसिकली क्या फंक्शन था, इन्होंने बेसिकली अपनी वाइफ मुमताज बेगम की याद में वो बनवाया था, उसे क्या कहते हैं, अब इनकी मतलब अपनी बीवी की मोहब्बत में ना ताजमहल बनवाया था। ठीक है, जो औरंगजेब की मदर थी। उसके बाद इन्होंने मतलब ये वो रूलर हैं जिन्होंने आर्किटेक्ट में सब कॉन्टिनेंट को एक बहुत आगे पहुंचा था। मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, मॉस्क हैं, फोर्ट्रेसेस हैं, जैसे रेड फोर्ट लाल किला है। ठीक है, जामिया मस्जिद। उसके बाद इनका एक बहुत मशहूर है पीकॉक ऑफ थ्रोन्स। वो बेसिकली पीकॉक ऑफ चले। थ्रोन इसलिए से कहा था कि वहां पे डांसिंग पीकॉक्स, मतलब पीकॉक एक किस्म का डांस पेश करते थे, या एक किस्म का करते थे, उस वजह से इसको पीकॉक का नाम दिया गया। फिर शालीमार गार्डन जो है बेसिकली लाहौर के अंदर, वो बनाया गया। तो दो वनडे किए हैं मैंने तो। देन मोहिउद्दीन दो औरंगजेब, दो मैच खेले दोनों वनडे। एक मोहिउद्दीन हेलमेट। मोहम्मद था। ठीक है, इनको जिंदा पीर कहा जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे। इन्होंने म्यूजिक, मतलब इस्लाम की टू टीचिंग्स को इन्होंने फॉलो किया, म्यूजिक और डांसिंग को बैन कर दिया। फिर जो बादशाही मॉस्क है पाकिस्तान के लाहौर के अंदर, वो उन्होंने की। उसके बाद इनकी जो, इन्होंने भी अपनी वाइफ के लिए बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, अपनी वाइफ की याद में, जो उनकी वाइफ थी दिलरास बानो बेगम को, जिस नाम से। उसके बाद आते हैं हमारे पास लास्ट रूलर, बहादुर शाह जफर। ये वो रूलर हैं जिनको बहुत एक किस्म का, मतलब उनका रूल तो ऑलमोस्ट एंड डिक्लाइन पे पहुंच चुका था। 1707 से बाद जो हमारे रूलर है, मतलब जितने रूलर्स आए हैं, वो बेसिकली डिक्लाइन पीरियड था मुगल एरा का। 1707 से पहले तक जो था, शाहजहां तक बहुत विक्ट्री या ग्लोरियस पीरियड कहा जाता है। ठीक है, अब जो बहादुर शाह जफर थे बेसिकली वो लास्ट एम्परर थे। ये बहुत बड़े शायर भी थे। फिर जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जब तक तब तक ब्रिटिश का रूल आ चुका था, उन्होंने इनको कैद कर दिया। कैद करने के बाद इनको जो बेसिकली रंगून के अंदर, इनको 1862 के अंदर बेसिकली असैसिनेट कर दिया गया। तो ये सारी जो बात है, ये सारा अब आपका फर्स्ट टॉपिक जो हमने फर्स्ट डे कवर किया था, वो रूलर से और मुगल रूलर थे। अब मैंने जिन बच्चों ने क्लास मिस की है, और जो लोग थे उनकी भी रिवीजन हो गई है, और जो क्लास के अंदर नहीं थे उन लोगों के लिए भी मैंने ये एक किस्म का आउटलुक आपको दे दिया है कि भाई ये ऐसे ऐसी चीजें की थी। आज हम आपका छोटा सा क्विज भी लेंगे, इसलिए बातों को गौर सुने, ताकि आप साथ साथ टेस्ट भी हो जाए। क्योंकि जहरी बात है, जब आप पढ़ाते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चों को ना थोड़ी थोड़ी इवेल्युएशन की जरूरत है, क्योंकि इवेल्युएशन के बगैर आप कुछ भी चिंटू नहीं, किसी भी आप अकेडमी में चिंटू ज्वाइन। को कॉल करना, वो हॉस्टल ही है। पूछना उससे, पूछना उससे। आजम प्लीज आप ठीक है। अपना माइक बंद कर दे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, प्लीज। सॉरी सॉरी मैम, मैं करता हूँ। चलें ठीक है, ओके प्लीज।
देन हमने जो सेकंड डे कवर किया था उसके अंदर रिफॉर्मर्स इन सब कॉन्टिनेंट। आप लोगों को मैंने बताया था रिफॉर्मर्स बेसिकली वो होते हैं जो अपने पॉलिटिकल सोशल और सब सिनेरियो को देखते हैं किसी भी पीरियड में, और वो चाहते हैं कि वो रेवोल्यूशन लाई जाए, चेंज लाया जाए अपनी सोसाइटी के अंदर। कुछ जो रिफॉर्मर्स थे वो रिलीजन को फोकस करते, लाइक इस्लाम जो है बेसिकली अकबर के बाद और उस टाइम के बाद ब्रिटिश के बाद इस्लाम को बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया था। हिंदुओं को मतलब हिंदुओं को बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। तो मुजद्दिद अली सानी और शाह वलीउल्लाह उन्होंने रिलीजन पे फोकस किया। फिर हमारे पास सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने बेसिकली फोकस किया एजुकेशनल चीजों पे। ठीक है, अब मुजद्दिद अली सानी बेसिकली, इनको शेख अहमद सिरिंदी भी कहा जाता है, इमाम रब्बानी भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सिरिंद से बिलोंग करते थे, इनकी डेथ और बर्थ दोनों सिरिंद में हुई है। ठीक है, उसके अलावा इनकी फैमिली का जो ऑर्डर सिलसिला था वो नक्शबंदिया था। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले था इन्होंने, ये वाहिद वो फर्स्ट वो हैं जिन्होंने ये मतलब ये वाले जो रिफॉर्मर है, ये अकबर द ग्रेट और उनके बेटे जहांगीर उसके एरा के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कौन से ऐसे रिफॉर्मर है जो जिन्होंने दो रूलर एम्पायर देखे, मुगल एम्पायर, उसके इसके अंदर मुजद्दिद अली सानी है। इन्होंने रिवॉल्ट किया था दीन इलाही के अगेंस्ट, जिसके बेसिकली अकबर ने इसलिए किया था ताकि वो रिकनसाइल कर सके मुस्लिम और हिंदूज को, उनको आपस में इकट्ठा ला सके और उससे बेनिफिट हासिल कर सके। लेकिन इन्होंने स्ट्रांगली अगेंस्ट किया था कि अल्लाह ताला की जात अलग है, बाकी सारे इस रिलीजन में कभी भी ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, देन उन्होंने काफी बुक्स वगैरह लिखी थी, मकतूबात रब्बानी, रिसर्च इज्तिहाद बेस्ड बुक थी, फिर मारिफत दुनिया जो बेसिकली तसव्वुफ और शरिया पे थी। तो ये जरा ब्रीफ सा है इंट्रो मुजद्दिद अल-सानी का। देन आती है हमारे पास सेकंड रिफॉर्मर शिया वलीउल्लाह, जिनका ओरिजिनल नेम था सैयद कुतुबुद्दीन अहमद। ये पैदा हुए थे 1703 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इनके जो फादर थे ये भी एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इनके फादर जो थे बेसिकली वो एक मदरसा चलाते थे। कल आप लोगों को मैंने बताया था मदरसा रहीमिया। तो ये इनकी जो ओरिजिनल ट्रेनिंग वगैरह हुई थी, जो हुई थी अपब्रिंगिंग हुई थी, वो इसके इनके फादर से हुई थी, वो रिलीजियस बेस्ड। ठीक है, देन इनके इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मैं आप लोगों को प्लीज नोट कर लें कि ये क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में आता ही आता है, किसी ना किसी जो इस सेशन पेपर स्टार्ट होते हैं ना, तो हर पेपर में से किसी एक पेपर में क्वेश्चन इस्लामियात में भी पूछ लिया जाता है, पाक कफर में भी पूछ लिया जाता है कि वो कौन से पर्सन है या कौन से रिफॉर्मर है जिन्होंने फर्स्ट टाइम कुरान को सब कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रांसलेट किया था। कुरान आप लोगों को पता है अरेबिक में है। तो जो शाह वलीउल्लाह थे उन्होंने फर्स्ट टाइम कुरान को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी ऐसी जुबान है जिसके अंदर फर्स्ट टाइम कुरान की ट्रांसलेशन हुई थी, वो पर्शियन लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आ जाता है क्वेश्चन कि उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया। फिर उर्दू में इन्हीं के दो बेटे थे अब्दुल कादिर और शाह रफीउद्दीन, जिन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। ये क्वेश्चन आपने नोट करना है, पीपीएससी एफपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुरान की ट्रांसलेशन किसने की थी सब कॉन्टिनेंट में फर्स्ट टाइम और किस लैंग्वेज में हुई थी। की किसने थी, शाह वलीउल्लाह ने, और लैंग्वेज थी पर्शियन। और फिर उर्दू में किसने की थी, इन्हीं के दो बेटे थे शाह अब्दुल कादिर और शाह रफीउद्दीन। ठीक है, फिर इन्होंने बेसिकली थर्ड वॉर जो वॉर हुई थी पानीपत के लिए, उसके लिए इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया था, क्योंकि जब इनका टाइम था, यानी इनका वो वाला टाइम था जब इस जो मुगल रूल था वो ऑलमोस्ट डिक्लाइन पे पहुंच चुका था, यानी वो औरंगजेब का पीरियड था। तो उसके अंदर फॉरेन इन्वेजन भी होती, जैसे ईरान से नादिर भी आ रहा था, और कुछ इन जो होते ना मुल्क के अंदर वाली वो साजिशें भी थी जिसके अंदर बेसिकली मराठा थे। तो इन्होंने इनवाइट किया है अहमद शाह अब्दाली को, जो उस टाइम पे अफगानिस्तान के स्ट्रॉन्ग रूलर थे, कि आप आए मुसलमानों की हेल्प करें। उसके बाद इनकी बहुत सारी एफर्ट्स में एक ये है कि इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए कोशिश की थी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मैंने कल काफी अच्छी एक्सप्लेन की थी। उसके बाद बेसिकली जो है ये इनकी जो थिंकिंग थी या जिससे इम्प्रेस थे वो थे कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स से मैंने आपको कल बताया था, ये वो बाय का वो सोशलिस्ट लीडर है जो बेसिकली क्लास सिस्टम के अगेंस्ट था। ये कहता था कि जो रिच पीपल्स है या इलाइट क्लास है वो वीकर्स को क्या करती है, एक्सप्लॉइट करती है। जैसे आजकल की करंट मिसाल ले लें, जैसे अमेरिका है, इसराइल है, जो बेसिकली बाकी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करके अपनी कंट्री के रिजर्व जनरेट कर रहे हैं। जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर हुआ था कि ब्रिटिशर्स ने आके यहाँ से रॉ मटेरियल उठाते थे, उसको एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से उसके बाद उसको महंगे दामों उसको फिनिश गुड बना के यहाँ पे ही बेचते थे। तो ये थे शाह वलीउल्लाह। देन हमारे पास आते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एक, बंदे हुए तो टाइम ठीक है, सारी जगह नहीं बांधते हैं। आमिर बेटा प्लीज, होप सो आपको मैंने बता दिया कि प्लीज आप लोग अपना माइक बंद किया कि बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है।
ओके, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान हमारी जो है ना बेसिकली एजुकेशनल रेवोल्यूशनिस्ट है। एजुकेशनल इस तरह है, रिफॉर्मर्स के इन्होंने एजुकेशन पे फोकस किया, ठीक है। और इनको ये कहा जाता है कि यही बेस बने टू नेशन थ्योरी की और पाकिस्तान मूवमेंट की। वो कैसे बेस बने? क्योंकि इन्होंने 1857 की रिवॉल्ट के बारे में आपको पता होगा, जो बेसिकली हिंदू और मुस्लिम दोनों ने मिलकर की थी। लेकिन हिंदुओं ने जो ब्रिटिशर्स थे उनको कहा कि नहीं भाई, ये सिर्फ मुसलमानों ने किया। तो वो जो ब्रिटिशर्स है वो खिलाफ हो गए मुसलमानों के, हिंदू इस चीज में से निकल गए। तब ये चीज रियलाइज हुई लोगों को कि भाई हम लोग इस जंग के अंदर अकेले ही, मतलब लाइक हमारा इधर कोई नहीं, हिंदू हमारे साथ नहीं, हिंदू सिर्फ अपने मफाद के लिए हमारे साथ जरूर ऐड होते हैं, लेकिन असल में वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो तब फिर एक कांग्रेस बनी थी। ये क्वेश्चन पेपर में आता है कि कांग्रेस कब बनी थी, किसने बनाई थी? कांग्रेस बनी थी 1885 के अंदर, और ए ओ ह्यूम से बनाई थी, ठीक है। तो उस इसकी तरह वजह से फिर इन्होंने अलीगढ़ स्कूल लॉन्च किए। एमए स्कूल आप लोगों को पता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल सबसे पहले बना 1875 में। उसके बाद 1877 में लॉर्ड लिटन जो एक ब्रिटिशर था, उसने इसको कॉलेज में इनॉग्रेट किया। उसके बाद इन सर सैयद की डेथ के बाद वो एक यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है, 1920 के अंदर। ये क्वेश्चन आता है। फिर सर सैयद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि जो उर्दू हिंदू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी 1867 के अंदर बनारस के अंदर, उसके अंदर इनका क्या रोल था? बेसिकली उसके अंदर ये था, इनने उर्दू को सपोर्ट किया था, ठीक है। उसके बाद इनको दो टाइटल्स ये, चूंकि ये जो थे बेसिकली ब्रिटिशर्स और मुस्लिम की कहते हैं कि वो करवाना चाहते हैं रिकंसिलिएशन, तो इनको दो फिर उन्होंने अवार्ड्स भी दी, जिसमें एक था ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया 1869 के अंदर मिला, और एक टाइटल मिला था नाइटिंगहुड का जो 1888 के अंदर मिला था, ठीक है। फिर इनका क्वेश्चन आता है कि इनकी जो बायोग्राफी है वो किसने लिखी और उसका नेम क्या है? तो इनकी बायोग्राफी का नेम था हयात जावेद, और वो लिखी सर सैयद अहमद खान ने। सॉरी, वो इनकी बायोग्राफी थी और वो लिखी थी अल्ताफ हुसैन हाली ने। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है इन सारे रिफॉर्मर्स का। तो ये जो पिछले दो लेक्चर्स हैं उनको मैंने शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में आपको कंसाइज है इम्पैक्ट दे दिया। अब इसके बाद आपको मैं एक पर्सनैलिटी पढ़ाऊंगी जो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर और पाकिस्तान फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल करती है। उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स के अंदर आपको एक क्विज दिया जाएगा, जो आपने सॉल्व करना है, और उसका जो स्कोर है वो आपको उसी टाइम पता चल जाएगा। इस तरह आपकी इवैल्यूएशन भी हो जाएगी और पिछली रिवाइज भी हो जाएंगी, और होपफुली आप सबको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर देखूंगी। तो आज का जो टॉपिक है बेसिकली हम वो स्टार्ट करते हैं। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल आपको पता है शायर मशरक है, हमारे जो कहते हैं फाउंडर्स में से एक थे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी पाकिस्तान मूवमेंट की, जिन्होंने हमारी पाकिस्तान मूवमेंट को इम्पैक्ट किया, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये पैदा कहाँ हुए थे? ये पैदा हुए थे सियालकोट के अंदर, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पैदाइश की डेट है, यानी डेट ऑफ बर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको पता होनी चाहिए। कायद आजम की, अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ये हमारे फाउंडर्स कह लो या जो कह लो ना बेसिक पिलर्स है हमारी पाकिस्तान मूवमेंट के। अच्छा, अल्लामा इकबाल का पैदा हुए थे 9 नवंबर 1877 को, और कायद आजम की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1876। ये क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब फादर और मदर जो है बेसिकली अलामा इकबाल के, वो कौन थे? फादर थे शेख नूर मोहम्मद एंड इमाम बीबी, इनकी वालदा थी। बेसिकली बहुत सिंपल से घराने में पैदा हुए थे, नेक, वो जो कहते हैं ना कि बहुत सिंपल डिसेंट फैमिली। उसके बाद आता है अलामा इकबाल इंग्लैंड कब गए थे हायर एजुकेशन के लिए? वो थे 1905 में। ये क्वेश्चन पीपीएससी में, एफपीएससी में पूछा जा चुका है, इसी वजह से इधर मेंशन है कि अलामा इकबाल इंग्लैंड गए थे हायर एजुकेशन के लिए 1905 के अंदर। उसके बाद था इन्होंने हायर एजुकेशन किस इंस्टीट्यूट से ली थी? जब ये बाहर गए हायर स्टडीज के लिए, लाइक आप स्टडीज को करने के लिए कैरी, तो उस कॉलेज का नाम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज था। ये एफपीएससी के अंदर पूछा गया पिछले 2-3 सालों में, इसलिए एडिड है। उसके बाद ये है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की है, और पीएचडी किस ईयर में की है? एक तो पीएचडी इन्होंने की 1908 के अंदर, यूनिवर्सिटी म्यूनिक है जो बेसिकली जर्मनी के अंदर है। ये पीएमएस के भी एमसीक्यूज, क्योंकि पीएमएस के जो पाक अफेयर का पेपर होता है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर के साथ साथ 10 जो होती है फिलिंग ब्लैंक्स होती है, जो हर फिलिंग ब्लैंक के अंदर 2 ऑप्शन देने होते हैं, तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब हमने कितना पढ़ा कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके पेरेंट्स कौन कौन थे, वो हायर एजुकेशन के लिए किस ईयर में गए, इसके अलावा उन्होंने पीएचडी की डिग्री। इधर तक बात क्लियर है सबको? तो हम आगे चलते हैं। अब इनको कब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर का टाइटल दिया? वो था 1922 में। इनको सर का टाइटल दिया गया। ये क्वेश्चन भी पीपीएससी में और एफपीएससी में रिपीटेडली पूछा गया है। उसके बाद ये है कि इनको टाइटल सर का दिया किसने? वो था किंग जॉर्ज 5 जो ब्रिटेन का था, और इनको इस वजह से दिया गया कि इनकी बुक्स जो आगे मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे असरार खुदी वगैरह, उसकी वजह से इनकी एफर्ट्स की वजह से इनको ये टाइटल मिला। अभी तक हमने इनकी बर्थ पढ़ी है, इनकी फैमिली पढ़ी है, उसके बाद इनकी एजुकेशन और इनको जो टाइटल दिया गया। उसके बाद क्या है, किस
यूनिवर्सिटी ने या किस कंट्री ने इनको डॉक्टरेट की हॉनर डिग्री दी? हॉनर डिग्री बेसिकली क्या होती है कि जो आपको एजाजी डिग्री दी, जैसे शाहरुख खान को और बाकी लोगों को एजाजी डिग्री दी जाती है, मतलब आप एजुकेशन नहीं लेते बट आपको इन एडिशन दी जाती है, आप किसी एफर्ट्स की वजह से, किसी कंट्रीब्यूशन की वजह। इनको दी यूनिवर्सिटी ऑफ जापान, जो है ताओ यूनिवर्सिटी जापान, ठीक है। इधर तक हमने इनका अभी तक सिर्फ जो कहते हैं ना एजुकेशनल करियर पढ़ा है। अब बताया जा रहा है कि इनको इनकी डेथ के बाद यूनिवर्सिटी ने दिया, तो कितने ईयर्स के बाद? 20 साल, यानी इनकी डेथ के 20 साल के बाद टाओ यूनिवर्सिटी जो जापान के अंदर है उसने इनको हॉनरी डिग्री दी, किसकी? डॉक्टरेट की, इनकी डेथ के बाद। उसके बाद क्या है कि एनुअल सेशन जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 1930 के अंदर हुआ था, वो किसने हेड किया था या किसने उसको लीड किया था? वो थे अलामा इकबाल। उसके बाद क्या कहते हैं, ये कब मेंबर बने पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल के? वो 1926 था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पीपीएससी एफपीएससी में आया गया, तो आपको मैं सजेस्ट ही करूंगी जो बातें मैं बता रही हूँ वो उसको आप नोट डाउन करें। इट्स बेटर कि आप लिख के पढ़ो। क्यों? क्योंकि इंसान जब सारा कुछ सुन सुन के या पढ़ पढ़ के नहीं हो सकता। जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते किसी चीज की, जब तक आप लिखते नहीं हो और अपने हाथ से जो चीज लिखी हुई थी होती है, उसके बाद ही आपको मतलब वो चीजें याद रहती है। सुन के तो आप मतलब मैं आपको तो 3 घंटे 4 घंटे आप सब सुन लोगे, लेकिन जो चीज आपने लिखी होगी वो याद करने में भी आसानी है, रिकॉल करोगे तो भी आसानी है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग इन जो फ्री लेक्चर्स हैं इनका फायदा भी उठाएं। उसके बाद आप इनको प्लीज नोट डाउन करें। ये आपकी अपकमिंग एग्जाम में भी हेल्प आउट करेगा, फिर आपको फ्यूचर के अंदर भी आप अप्लाई करते हो, पीपीएससी में भी किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ये नोट्स जो आपको साथ साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए प्लीज आप आज जो है इस चीज के ऊपर फोकस करें कि आप लिखने की प्रैक्टिस करें, लिखें, क्योंकि लिखे बगैर गुजारा नहीं है। हम बचपन से प्रेप से वन से वो पेंसिल्स पकड़ते हैं, उसके बाद अब तक हम पकड़ते हैं, वो हमें क्यों प्रैक्टिस करवाई जाती है? इसीलिए ताकि हम लोग उस चीज को मेमोराइज कर सके। ये चीज मेमोराइजिंग में हेल्प करती है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अभी तक हम लोगों ने कह दिया लामा इकबाल, आई एम सॉरी, कह दिया जो लामा इकबाल है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ पढ़ी है, उनकी फैमिली पढ़ी है, उसके बाद जो उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स है उनको पढ़ा है, उसके बाद उनको जो अजाफी वो दिया गया है, डिग्रीज दी गई है, उसका वो सब कुछ पढ़ा है। देन हमारे पास आता है कि इन इकबाल का जो पॉलिटिकल करियर था वो पीक पे कब आया? क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मीन टू पीक। जैसे इन्होंने अभी बताया कि 1926 के अंदर उन्होंने पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली क्या है उसको मेंबर बने, तो 1930 के अंदर इनका पीक पे करियर आया, ठीक है। उसके बाद आती है कि अलामा इकबाल फर्दर उन्होंने जब जो मतलब 3 हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी, एक 19 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930 में, सेकंड हुई थी 1931 में, थर्ड वन वाज इन 1932। तो जो थर्ड वाली थी, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर इन्होंने मुस्लिम कॉज या मुस्लिम सेपरेट स्टेट, मुस्लिम सेपरेट इंडिपेंडेंस, उसके बारे में बहुत ज्यादा एलेबोरेट किया था, ठीक है। उसके बाद इसमें कायद आजम की कोट है, वो है कि टू मी इकबाल एज वाज अ फ्रेंड गाइड एंड फिलोसफर। ये कायद आजम ने की थी। ये इंपॉर्टेंट एक चीज मुझे नजर आई थी, पास पेपर में भी नजर आई, तो मैंने इसको इधर ऐड कर दिया। उसके बाद था कि जब कायद आजम ने थर्ड मतलब कायद आजम जो थे वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद इंग्लैंड वापस चले गए थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं इधर किसी, क्योंकि ना हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी नहीं हो पा रही थी, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिशर किसी एक पेज पे नहीं आ पा रहे थे, वो छोड़ के चले गए थे। लेकिन फिर अलामा इकबाल ने जाके उन्हें मनाया था, उनको कहा था कि आप दोबारा आए, हम मुस्लिम लीग को दोबारा रिवाइटलाइज करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, और हम लोग जो मिशन लेके आए हुए हैं कि हमने सेपरेट स्टेट लेनी ही लेनी है, उसका वो मिशन स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या था, वैन इकबाल जो है वो लाहौर में कब गए थे? गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अंदर, वो 1895 के अंदर। फिर इन्होंने एमए का पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, वो 1899 के अंदर। उसके बाद जो इनकी फेमस पोएम थी जो इकबाल ने लिखी है, इसमें सारे जहां से चाहिए, पूछा जा सकता है कि किस ऑथर की ये पोएम है, सारे जहां से चाहिए, ये पूछा सारे जहां से अच्छा किसने लिखा है। उसके बाद इनको ओरिएंटल कॉलेज में किस सब्जेक्ट का प्रोफेसर? अरेबिक। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल को अरेबिक आती थी, पर्शियन आती थी, उर्दू आती थी, इंग्लिश आती थी। इनका जो मोस्टली अच्छा बहुत अच्छा कलाम है वो पर्शियन लैंग्वेज में मौजूद है, मतलब आप उसको पढ़ो तो आपको फील होता है। अच्छा, उसके बाद इनको लॉ डिग्री इन्होंने किधर से कंप्लीट की थी? इंग्लैंड से। अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं है स्टूडेंट्स? हेलो। अच्छा, हम आगे चलते हैं। इन्होंने अपनी लॉ डिग्री कहाँ से कंप्लीट की थी? इंग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अलामा इकबाल ने बेसिकली
जो उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी किस लैंग्वेज में थी। और इनकी जो बुक्स है ना वो आपने उनकी हर मतलब वो कब कब पब्लिश हुई है, किस किस लैंग्वेज में हुई है, मस्ट करना है। क्वेश्चन आता है अल्लामा इकबाल की, एक तो पर्सनल लाइफ से भी आता है, इसके अलावा इनकी बुक से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये एफपीएससी के और पीपीएससी के एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारी जो बेस है ना सब कॉन्टिनेंट की, पाकिस्तान मूवमेंट की, इन्होंने अपनी राइटिंग में मेंशन की है। ठीक है, उस राइटिंग के जरिए मुसलमानों को, नौजवानों को बहुत जगह पे पैगाम दिया। अच्छा, जो पहली बुक इनकी थी बेसिकली बांगे दरा, वो किस लैंग्वेज में थी? उर्दू लैंग्वेज में थी। जो लास्ट बुक थी वो कब पब्लिश हुई? वो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई और उसका नाम था अरगमान हिजाज। अच्छा, इनको शायर ममलिकत कहा जाता है, शायर मशरिक कहा जाता है, मतलब ये सारे इनके नाम है, मतलब क्योंकि इनकी हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अच्छा, इकबाल की मोस्टली जो बुक्स है या मोस्टली राइटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है वो किस लैंग्वेज में? पर्शियन में। ये सारी बात होगी। देन आता है कि इकबाल किस चीज को रिजेक्ट करते थे। इन्होंने, इकबाल ने, आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज की एजुकेशन ली है, तो इस वजह से इनका जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था उसको अगेंस्ट थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो बेसिकली इन्होंने जो 1 सितंबर 1905 में लाहौर को लीव किया था वो किस ट्रेन से किया था? एक्सप्रेस ट्रेन से। अच्छा, फिर इन्होंने इंग्लैंड से वापस कब आए थे? 1908 में। आपको बताया था कि उन्होंने डिग्री भी कंप्लीट की थी 1908 में। फिर ये लंदन में कितने टाइम के लिए स्टे किया? उन्होंने 3 इयर्स के लिए स्टे किया। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर को एज अ प्रोफेसर कब ज्वाइन किया? 1908 के अंदर। फिर उन्होंने पॉलिटिक्स यानी पाकिस्तान मूवमेंट का जो कॉज था उसको कब ज्वाइन किया? वो बेसिकली था नवंबर 1926 में। फिर इनकी डेथ की डेट आती है, इनके फादर की डेथ की डेट है, इनकी मदर की डेथ की डेट है, ये आपको आनी चाहिए। 21 अप्रैल 1938 में ये इनकी डेथ हुई है। फिर ये बैरी कहाँ है? बादशाही मॉस्क में। ठीक है, एक ऐसा इनकी जो थी ना, ये नेशनलिज्म होगी या ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के बहुत अगेंस्ट थे। स्पेसिफिकली ये कार्ल मार्क्स हो गया, मैकियावेली हो गया। मैकियावेली को ये बेसिकली कहते थे ये शैतान का चेला है। मैकियावेली वो, मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स ये थे मैकियावेली के कि जो बादशाह है वो सब कुछ हो सकता है। तो ऑब्वियसली वो नॉन मुस्लिम है, तो उनके लिए तो अल्लाह ताला और उसकी सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो ये उसके अगेंस्ट है। ठीक है, फिर इनकी मदर की डेथ होती है 1915 के अंदर, फादर की डेथ होती है 1929 के अंदर। और ये इनका जो ब्रीफ ओवरव्यू है, ये अल्लामा इकबाल के जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको इसमें मेंशन कर दिए। उसके बाद इनकी बुक्स आती है। इसरार खुदी पब्लिश हुई 1915 के अंदर, रमूज़े बेखुदी हुई 1917 के अंदर। फिर जावेद नामा अरगमाने जाज इनकी वो बुक है जो इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई 1938 के अंदर। फिर इनकी कुछ लेटर्स वगैरह थे, कुछ और थे, वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया इन 1908। तो ये जरा हम अब ओवरव्यू देख लेते हैं कि अल्लामा इकबाल बेसिकली थे कौन। अल्लामा इकबाल को शायरी मशरिक कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद ये वो लीडर हैं जिन्होंने टू नेशन थ्योरी की। उसके बाद जो कहते हैं ना बेस रखी, हमारी फाउंडेशन बनाई, मुस्लिम लीग की फाउंडेशन बनाई इन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस की। सबसे पहले इनकी पैदा कब हुए? ठीक है, इनकी फादर और मदर का क्या नाम था? ठीक है, उसके बाद इनकी एजुकेशन में कि इन्होंने कहाँ कहाँ से एजुकेशन ली। ठीक है, इनको सर का टाइटल दिया गया। टाइटल किसने दिया? सर जॉर्ज वी ने, किंग जॉर्ज वी ने दिया। उसके बाद इनको टाउ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री दी 20 साल के बाद, इनकी डेथ के 20 साल के बाद। उसके बाद इन्होंने थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर मुसलमानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश किया। उसके बाद इन्होंने जीसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर। इन्होंने एमए कंप्लीट किया। इनका मोस्टली जो काम है वो किस लैंग्वेज के अंदर है? पर्शियन के अंदर है। ठीक है, इनकी फर्स्ट बुक जो उर्दू में पब्लिश हुई वो बांगीदरा थी। लास्ट बुक थी जो अरगमाने जाज, जो उनकी डेथ के बाद हुई। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये इंग्लैंड से कब वापस है? ठीक है, फिर इनकी डेट ऑफ डेथ वगैरह, फिर ये जो बैरी कहाँ पे, बादशाही मॉस्क, उसके बाद इनका जो फेमस वर्क है वो सब कुछ इसमें मेंशन किया है। तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक क्विज दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने, आपके पास है तकरीबन 1 मिनट, उसके अंदर आप ट्राई करें कि स्पीड ज्यादा है, किसको लग रहा है मेरी स्पीड ज्यादा है? प्लीज आप बताएं, किसी को किसी चीज नहीं समझ आई जहाँ पे, वो मैं दोबारा क्लैरिफाई कर देती हूँ। किसी को नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ लें, मैं रिपीट कर दूंगी। एनी क्वेश्चन प्लीज? फिर मैं आप लोगों का क्विज पोस्ट कर दूं।
चलिए स्टूडेंट्स, फिर आप लोगों का मैं क्विज पोस्ट कर देती हूँ। आप थोड़ी सी जितना आपको पढ़ाया है उसमें से थोड़ी आपकी रिवीजन हो जाएगी। होपफुली आपको हेल्प होगी। आई मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को मतलब जितना करवा सकूं। इसके बाद अगर आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे तभी आइडिया होगा जब आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि मुझे ऐसे आइडिया नहीं होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मीटिंग का टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो आप लोग जो सेशन ज्वाइन करेंगे फिर मैं नेक्स्ट क्लास में पहले 10 मिनट्स आपसे क्विज ले लूंगी, क्योंकि मैंने क्विज प्रिपेयर किया हुआ है, लेकिन टाइम मीटिंग का कम है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी आप ट्रेनिंग एकेडमी को जरूर ज्वाइन करें। मैं आपको सजेशन दूंगी, हम बीपीएससी और एफपीएससी के जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी क्लासेस वगैरह देंगे। आज हमारी थर्ड क्लास थी और लास्ट क्लास थी। इसके अंदर मैंने आपको जितना टॉपिक पीछे पढ़ाए हैं, जिन लोग बच्चों की मिस हुई है उनको भी कवर करने की कोशिश की है। तो होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी। बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप अभी पूछ लें। उसके बाद अगर नहीं समझ आती तो रिकॉर्डिंग की जो मीटिंग की रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को मिल जाएगी, आप उसमें दोबारा देख लें। और अगर नहीं समझ आती तो नेक्स्ट क्लास से पहले भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। सो बाकी आप लोग जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह पाक आपको उतनी कामयाबी देगा। और जितना मैंने मेरे से ट्राई हो सका मैंने किया आप लोगों के लिए।